हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में G20 शिखर सम्मेलन 2020, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की वर्ल्ड रैंकिंग में पोजीशन और स्टैच्यू ऑफ पीस प्रतिमा का अनावरण जैसे प्रमुख प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 21-22 नवंबर 2020 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है सी सही, सऊदी अरब। अर्थात 21-22 नवंबर 2020 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। यहां पर जो आप फोटो या इमेज देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के शाह सलमान की है और इन्होंने ही G20 के देशों के नेताओं की सम्मेलन में स्वागत किया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हमें क्या मालूम होनी चाहिए कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 की थीम क्या रही। अक्सर परीक्षाओं में सम्मेलनों की थीम पूछी जाती रही है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2020 की थीम रही रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। क्या थीम रही? रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अच्छा, एक बात हमें और क्या मालूम होनी चाहिए, ये क्रम के हिसाब से कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो ये 15वां G20 शिखर सम्मेलन था, जो कि जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की और ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ। और एक बात क्या हुई कि कोरोना काल में अधिकतर सम्मेलन जो हैं या ज्यादातर सम्मेलन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटल माध्यम से आयोजित हो रही है। एक बात हमें और मालूम होनी चाहिए कि 14वां, ये तो रहा हमारा 15वां, हमें पिछले सम्मेलन का भी कम से कम एक का ज्ञान होना चाहिए। तो 14वां शिखर सम्मेलन जो है 2019 में किस देश में आयोजित हुआ? तो 2019 का जो G20 शिखर सम्मेलन था वो जो है जापान के ओसाका शहर में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हमें सऊदी अरब की राजधानी भी पता पड़ गई, 15वां G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही और G20 शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि नए पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्वान किया। सम्मेलन में G20 के नेताओं ने सूचनाओं को साझा करने, शोध के लिए अनिवार्य सामग्री को साझा करने, क्लिनिकल आंकड़े साझा करने और स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने पर बल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 20 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। सी उत्तर जो है वो सही है और यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक जी की है। 20 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में रमेश पोखरियाल निशंक को यूके भारत वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न ये आता है कि रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एक बात आपको और बता दें, हाल ही में नई शिक्षा नीति, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी हुई है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय किया गया था और जिसे राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई है। अर्थात पहले हम क्या करते थे, पहले हम शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे और मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। लेकिन नई शिक्षा नीति और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी को हम वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहेंगे और HRD मिनिस्ट्री का नाम परिवर्तित कर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। अब एक बात यहाँ पे हमें और पता होनी चाहिए कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं और वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरिद्वार उत्तराखंड की लोकसभा सीट से
विजय प्राप्त की थी, अर्थात वो हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विश्व के एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में भारत की परम सिद्धि का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है 15वां, दूसरा ऑप्शन है 21वां, तीसरा ऑप्शन है 35वां और चौथा ऑप्शन है 63वां, मतलब 63वां। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है डी, 63वां। विश्व के आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में भारत के परम सिद्धि का जो है वो 63वां स्थान है। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल 500 सुपर कंप्यूटरों में भारत के परम सिद्धि का 63वां स्थान रहा। तो ये जो रैंकिंग की गई है, ये सूची जारी की गई है, ये वर्ल्ड के पूरे विश्व के 500 जो सुपर कंप्यूटर है उनकी रैंकिंग या उनकी सूची जारी की गई है। तो एक तो भारत के परम सिद्धि और एक भारत के एक सुपर कंप्यूटर का और भी स्थान है। वो दूसरा जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है मिहिर। एक तो परम सिद्धि को रैंक मिला, 500 की सूची में स्थान मिला, और एक दूसरे मिहिर को इस 500 की सूची में स्थान मिला है, उसका स्थान जो है वो 146 रहा। अब बात आती है कि सुपर कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में सक्षम होता है। जिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने में हमें बरसों लग जाएंगे, उन कैलकुलेशन को वो आसानी से सेकंडों में हल कर लेता है। और सुपर कंप्यूटर का आज के टाइम में बहुत रोल है, सटीक मौसम की सटीक जानकारी देने में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और इस समय कोविड-19 की वैक्सीन रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर के आंकड़ों की मदद ली जा रही है। अब एक बात क्या आती है कि सुपर कंप्यूटर किस देश के पास सबसे ज्यादा है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो चाइना के पास सबसे ज्यादा है। पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर यूएसए, अर्थात दूसरे स्थान पर सुपर कंप्यूटर जो है वो अमेरिका के पास है, और तीसरे स्थान पर सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान के पास है, और चौथे स्थान पर जो है वो फ्रांस के पास जो है वो सुपर कंप्यूटर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में से किस राज्य ने गो कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है वो गो कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। गायों के संरक्षण और एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने जो है, मध्य प्रदेश की सरकार ने गो कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है, और इसकी बैठक 22 नवंबर 2020 को आयोजित हुई है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं? एक तो आपको यह बता दें कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में वो पूरे देश में जो पहला स्थान था बाघों की संख्या के मामले में, वो मध्य प्रदेश का था। अर्थात पूरे देश में किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ गणना 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पाए गए। यहां पर जो है वो 526 जो है वो टाइगर जो है वो पाए गए, जो देश के किसी राज्य में सर्वाधिक है। एक बात और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, हाल ही में जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, वो है संजय यादव। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल का प्रभार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 जो है वो रूस में संपन्न हुआ है। रूस के किस शहर में? सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी जैसे मैंने क्या बताया कि जितने भी सम्मेलन हैं वो कोविड-19 के कारण डिजिटल माध्यम से आयोजित हो रहे हैं, अर्थात जो नेता होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। अब पहली बात तो आपको ये बता दें, ब्रिक्स, यहां इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है ब्रिक्स, तो ये कितने देशों का समूह है? ये 5 देशों का समूह है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो क्या हुआ? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों का शिखर सम्मेलन जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में संपन्न हुआ, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। तो हमें यहाँ क्या बात मालूम पड़ी कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है?
तो यहाँ पे किन किन नेताओं ने, यही इन्हीं 5 देशों के नेताओं ने जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में भाग लिया। तो इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जियर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति मैं आपको बता ही चुका हूं व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने इस शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि शिखर सम्मेलनों की थीम भी हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की थीम जो है वो रही ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ रही। क्या बताया? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ रही। और एक बात हमने क्या बताई कि हमें यह भी मालूम होना चाहिए इस शिखर सम्मेलन का क्रम क्या था। तो ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। तो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 इस देश में संपन्न हुआ था, तो वो ब्राजील के शहर ब्राजीलिया में संपन्न हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है सोनू सूद, दूसरा ऑप्शन है सलमान खान, तीसरा ऑप्शन है शाहरुख खान और चौथा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। तो यहां पर जो है वो सोनू सूद जो है वो आंसर सही है। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। यहां पर जो इमेज आप देख रहे हैं वो सोनू सूद की है। कोविड-19 और लॉकडाउन में इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने श्रमिकों को और रोजगार की तलाश में जो लोग अन्य देश रोजगार कर रहे लोग जो थे, जो अन्य राज्यों में थे, उन्हें लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर तक पहुंचाना, उनके लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराना, इन सब कामों में सोनू सूद ने बहुत ही नाम कमाया था। तो भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव प्रक्रिया को जानकारी देने के लिए पब्लिक को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। यहाँ एक बात आपको और बता दें कि सोनू सूद ने एक किताब लिखी है। क्या लिखी है? आई एम नो मसीहा। इसका अंग्रेजी संस्करण जो है वो दिसंबर 2020 में रिलीज होगा और उसके पश्चात इनका विचार है कि इसका हिंदी संस्करण भी जो है वो लाया जाए। तो आई एम नो मसीहा जो है वो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। अब बात क्या आती है कि वर्तमान में पंजाब के जो है वो मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और वर्तमान में पंजाब के जो गवर्नर हैं वो बीपी सिंह बदनौर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्टैच्यू ऑफ पीस जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है, कहां स्थित है? ऑप्शन ए झुंझुनू राजस्थान, ऑप्शन बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पाली राजस्थान और ऑप्शन डी कन्नूर केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी पाली राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ पीस जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है, पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। यहां पर जो आप प्रतिमा देख रहे हैं वो स्टैच्यू ऑफ पीस की है। जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ पीस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। यह प्रतिमा जो है वो 151 इंच ऊंची है। यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? यह 151 इंच ऊंची है और ये अष्ट धातु से बनी हुई है। अब वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। और वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब अर्थात नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कृष्ण गोपाल कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है विवेक मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है नंदन नीलेकणी और चौथा ऑप्शन है उर्जित पटेल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है ए कृष्ण गोपाल कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का पहला चेयरमैन जो है वो कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं वो कृष्ण गोपाल कृष्णन की है। अब है कि कृष्ण गोपाल कृष्णन कौन है? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन जो है वो भारत की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी अर्थात शीर्ष जो है वो आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक है। अगस्त 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब को स्थापित करने की घोषणा की थी। यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं? हमें यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के
वर्तमान में गवर्नर कौन है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। अब क्या आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को की गई। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935, और 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री जिन्होंने अपने पद से 19 नवंबर 2020 को त्यागपत्र दे दिया, पहला ऑप्शन है संतोष मांझी, दूसरा ऑप्शन है मुकेश सहनी, तीसरा ऑप्शन है अमरिंदर प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है मेवालाल चौधरी। तो यहां पर जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है मेवालाल चौधरी। बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने 19 नवंबर 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यहाँ एक क्या महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार, याद रखिएगा कौन सी बार, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उसी दिन उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। उन 14 मंत्रियों में मेवालाल चौधरी भी थे, जिन्हें शिक्षा मंत्री बिहार का बनाया गया था। इन्होंने 19 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण किया और उसी दिन त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र देने का कारण यह रहा कि विपक्षी दलों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि बिहार में पहली जो है महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो बिहार की पहली जो महिला उप मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, उनका नाम है रेणु देवी। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है। अब एक बात हमें और मालूम होना चाहिए कि उनका विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वह बेतिया से विधायक चुनी गई है। और इस बार बिहार में जो है वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उनमें एक का नाम क्या है, एक नाम तो हमने क्या बता दिया आपको, रेणु देवी बता दिया, और दूसरा जो नाम है वो है तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये 2 जो हैं वो बिहार के जो है वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तारकिशोर प्रसाद जो है वो कटिहार विधानसभा सीट से 4थी बार विधायक चुनी गई। अब हमें एक बात और मालूम होनी चाहिए कि बिहार के जो है वो राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात और क्या बता दें कि हाल ही में बिहार विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया है। तो बिहार विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया है। अब बात क्या आती है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है और इसके काम क्या होते हैं। तो ये जो 17वीं विधानसभा बिहार की बनी है, तो इसमें जितने नवनिर्वाचित विधायक होंगे उनको शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष करता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं, 243 जो है बिहार में विधानसभा सीटें हैं और 243 जो है वो एमएलए जो हैं वो चुनकर पहुंचे हैं। तो उन सभी लोगों को वो जो है प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलाएंगे और उनके निगरानी में ही जो है वो जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है गोवा। अर्थात गोवा की पूर्व राज्यपाल
मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये मृदुला सिन्हा की है, ये गोवा की पूर्व राज्यपाल। ये प्रश्न दूसरी तरह से भी बनाकर पूछा जा सकता है क्योंकि ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? मृदुला सिन्हा। इनकी आयु जो थी वो 77 वर्ष की थी और ये साहित्यकार भी थी। और ये अगस्त 2014 से अक्टूबर जो है, अक्टूबर 2019 तक जो है वो गोवा की राज्यपाल रही। कब तक बताया? अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही और ये गोवा की पहली जो है महिला राज्यपाल थी। अब एक बात क्या आती है कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं। और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गोवा के गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। इसके साथ ही आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए